मुस्कुराहट आपकी इतनी बढ़िया है, भगवान कसम, बढ़िया। सच बता रहा हूँ, बहुत अच्छे। मतलब आपकी मुस्कुराहट देख करके मैं फैन हो गया। दरअसल इसलिए भी अच्छा लग रहा था आपको देखना क्योंकि आपकी शक्ल थोड़ा थोड़ा मेरी साली से मिलती है। नहीं, ये सत्य बता रहा हूँ, सत्य बता रहा हूँ, बस केवल मूंछों का फर्क है। नहीं, आप कह रहे हैं मेरे नहीं हैं, उसके हैं, उसके हैं थोड़ी सी। बढ़िया, वाह वाह वाह। ये आनंद लीजिएगा, ये आनंद की रात है। कहते हैं ठाकुर जी की धरती पर आए हैं, प्रेम जहां नफरतें बिखरी पड़ी। हम लोग क्या है, बुजुर्गों ने बड़ों ने कंफ्यूज किया शुरू से। सर पाठक जी, जब हम 6 साल के हुए तो पिताजी ले गए स्कूल हमको जमा कराने के लिए। तब जमा ही होता था, कौन अपने मन से जाता था। मास्टर जी को दिया, बोले संभालो इसको। मास्टर जी ने हमारे सर पे प्यार से हाथ फेरा, हमारा नाम लिखा और पिताजी से पूछा किसका लड़का है। तो पिताजी भावुक हो गए, बोले मास्टर जी आप ही का है। तो साला हम टेंशन में आ गए कि हम 6 साल तक गलत आदमी को अपना बाप समझ रहे थे। यार बताओ, हैं? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हमारे पिताजी तो यहाँ मास्टरी कर रहे हैं। हमने कहा घर पे जाके अम्मा को बताएंगे कि हमारे पिताजी तो ये नहीं वो हैं। पिताजी से पूछा जब आप हमारे पिता नहीं हो तो आप हमारे घर पे कर रहे हो। पिताजी ने एक थप्पड़ लगा, बोले नालायक, ऐसा सभ्यतावश कहना पड़ता है, संस्कार है हमारे, आप ही का है, आप ही के हैं। अब हम समझ गए सर, कंफ्यूजन दूर हो गया। मास्टर जी ने नाम लिख ही लिया था, सर पे प्यार से हाथ फेरा, पिताजी को दिखा के पूछा किसके पिताजी हैं। मैंने कहा मास्टर जी आप ही के हैं। अरे बोले ले जाओ, खतरनाक लड़का है ये। अब हमको समझ में नहीं आता कि उनकी माने कि इनकी माने। तो ये हम लोगों के साथ शुरू से चलता रहा है। लेकिन कोरोना की तीसरी लहर ने, मीडिया वालों ने इतना डराया, भगवान कसम इतना डराया, कोरोना का इतना डराया कि मारे डर के हम लोगों ने इतना काढ़ा पी लिया कि कोरोना की औलादें तक काली पैदा होंगी, भगवान कसम। जो नेक्स्ट मारे डर के, बढ़िया पापा, अच्छा है, जो ही आए घर से लौटे काढ़ा पी। सर अग्रवाल साहब इतनी भाप ले लिया कि महाकौशल का इंजन खींच सकते हैं हम लोग। ये केवल डर था सर। अब कहीं दिखता है आपको ब्लैक फंगस? नहीं। लेकिन टीवी पे कितना आया, ब्लैक फंगस हो जाता है तो आंख निकल जाती है, फिर आए येलो फंगस, व्हाइट फंगस। हमका 2-3 कलर और जो बचे हैं वो आ जाए तो आदमी जिस कलर की ड्रेस पहने वह कलर का फंगस लगा के घूमे। हाँ, मीडिया मतलब अंधेर डिराया मीडिया ने। भगवान, मैं एक कविता सुना देता हूँ। कविता क्या है साहब, मीडिया की उपज है ये कविता, मीडिया से निकली है कविता। मेरी 12 साल की उपलब्धि में जो माँ सरस्वती ने, वृंदावन बिहारी लाल ने मेरी झोली में डाला, वो देता हूँ आपको। एक 8-9 मिनट की कोई कविता है जो 10 मिनट की होके 12-13 मिनट में खत्म हो जाएगी। ज़्यादा टेंशन मत पालिएगा। मीडिया की कविता, मीडिया से निकली हुई कविता है। मीडिया आजकल का इतना तेज कि इधर घटना घटी और अखबार में छपी, घटना घटी नहीं और अखबार में छपी नहीं। अब तो कभी कभी घटना इंतजार करती, कब घटू कि अखबार में छपे तो हम घटें। इतना तेज मीडिया। मुझे एक छोटी सी घटना याद पड़ती है अग्रवाल साहब, कि एक बार एक जंगल में एक बंदर अपनी बंदरिया को अपनी बहादुरी के किस्से सुना रहा था। बंदरिया भी बड़े ध्यान से सुन रही थी। सुनते सुनते जब बोर हो गई तो बंदर से कहा इतना ही बहादुर है तो नीचे शेर बैठा है उसकी पूंछ मरोड़ के दिखा। अब साहब जो बंदर अपनी बंदरिया की बातों में आ जाते हैं, नहीं मैं, जो लोग ताली बजा रहे हैं उनका क्या हाल होगा घर पे, मैं समझ नहीं पा रहा। जो आ जाते हैं वो ऐसा भी कर लेते हैं। बंदर आया, ताव में नीचे उतरा, शेर की पूंछ मरोड़ दी। शेर ने सोचा कि कोई ताकतवर जानवर होगा, तब तो ऐसी बदतमीजी कर रहा है। आंख खोल के देखा तो बंदर, शेर का दिमाग खराब हो गया। उसने लाल लाल आंखें करके बंदर को दौड़ा दिया। बंदर आगे आगे, शेर पीछे पीछे, जाए तो जाए कहाँ। भागते भागते जंगल खत्म तो बंदर एक गांव में घुस गया। गांव में एक टेलर मास्टर अपनी मशीन छोड़ के चला गया था। मशीन के ऊपर अखबार रखा था, अखबार के ऊपर चश्मा। बंदर को जान बचाने कोई तरीका नहीं सूझा तो जाके चश्मा लगा लिया और पूरा अखबार सामने करके बैठ गया कुर्सी पे।
अब शेर आया तो भटक गया, क्योंकि बंदर पूरा अखबार में ही ढक गया। तो उसने टेलर मास्टर के धोखे में बंदर से ही पूछा, क्यों भाई तुमने इधर से एक बंदर को भागते देखा क्या? तो बंदर ने भी अखबार पढ़ते पढ़ते अखबार के पीछे से जवाब दिया कि वही बंदर जिसने अभी कुछ देर पहले शेर की पूंछ मरोड़ी। तो शेर हैरान रह गए, बोले छप गई क्या गुरु? वाह, बढ़िया बढ़िया, इतना तेज मीडिया है साहब, इतना तेज अच्छा मीडिया है, अच्छा है बाबा। कि जंगल का राजा तक डरे से। तो बस उसी मीडिया से निकली ये कविता। अमेरिका के पिछले राष्ट्रपति, मैंने कहा ना मैं श्रेष्ठतम दे रहा हूं, मैंने अब तक जो किया, घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे, 2.5 घंटे आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आई, उसको अलग रखिए, बस ये 7 मिनट लेकर के जाएगा। अमेरिका के पिछले राष्ट्रपति जॉर्ज बुश जब इराक के दौरे पर गए तो एक इराकी पत्रकार जैदी ने उन पर जूता फेंक दिया। सबको पता, अंतरराष्ट्रीय घटना थी, खूब चला बुश जूता जूता बुश, 6 महीने तक दिखा टीवी पर। बुश पर वो जूता पड़ने के, युवाओं के आक्रोश का प्रतीक बन गया जूता। बुश पर वो जूता पड़ने के बाद अपने हिंदुस्तान में एक क्रम चला, कभी इस पर कभी उस पर। अभी ताजा 10 महीने पहले कांग्रेस के एक नेता को दिखाया गया, चलाया गया, मैं नाम नहीं लेना चाहता वरना आप समझ जाएंगे कि मैं जनार्दन द्विवेदी की बात कर रहा हूं। तो जब लगातार नेता जूता जूता नेता चला तो लोगों ने जूते को बधाई दी, बोले जूते भाई बधाई, इस समय तो तुम दिख रहे हो टीवी पे, तुम दिख रहे हो। तो मैंने भी बधाई दे दी, मैंने कहा मेरी बधाई स्वीकार करो। मेरा इतना सुनना था कि जूता रोया फूट फूट कर। मैंने कहा क्यों रो रहा? बोले तमाम लोगों ने बधाई दी, अफसोस नहीं हुआ, लेकिन अशोक सुंदरानी जब तुम्हारे जैसा कवि इस बात के लिए बधाई देता है तो दिल टूटता है। और आज तक हिंदुस्तान के किसी कवि ने मुझे कविता लिखने का विषय ही नहीं समझा। तुम वृंदावन बिहारी लाल जा रहे हो, अगर मेरा दर्द रख पाए तो मैं धन्य हो जाऊंगा। मेरे अच्छे श्रोताओ, एक पल के लिए मान लें कि जूता आपसे बात कर रहा है, जूते का दर्द अशोक सुंदरानी की जुबानी। कोई बात अच्छी लग जाए, संकोची आदमी हूं, ठक से लग जाए कलेजे में, तो बस तालियां उठा दीजिएगा कि हम कभी कपड़ों से कभी चमड़ों से मढ़े गए। किसी का बहुत प्यार आया तो हम सितारों में भी जड़े गए। हमने आदमियों की तरह कभी फर्क नहीं रखा अपनों में और गैरों में। हम जितने समय तक भी रहे ईमानदारी के साथ रहे लोगों के पैरों में। हमने नुकीले पत्थरों का दर्द भी अपनी छाती पर सहा, लेकिन प्रतिरोध के स्वर में कभी भी एक भी शब्द उफ का नहीं कहा। आप लोगों ने इतने लंबे समय के त्याग, तपस्या और बलिदान का हमें क्या सिला दिया। हमें कोई पुरस्कार देने के बजाय उल्टे हमारा कलेजा ही जला दिया, और हम अब तक आशिकों पर पढ़कर ही बहुत खुश थे। यार फिर हमें क्यों इन नेताओं पर चला दिया? अच्छा भाई क्या सुनते हैं आप लोग? इतनी देर बाद भी ऐसा समर्थन, मुझे लगता है अगर ये शुरुआत है तो आगे चल करके तालियों का परमाणु विस्फोट डाल देंगे आप इस दुपट्टे में, इस झोली में, कि हम अब तक, बस ये ऊर्जा बनाए रखेगा कि हम अब तक आशिकों पर पढ़कर ही बहुत खुश थे। यार फिर हमें क्यों इन नेताओं पर चला दिया? क्या समझते हैं आप कि इससे घटा इनका सम्मान है? नहीं भाई साहब, दरअसल ये सरासर हमारा अपमान। तालियां गलत जगह पर बजा दी आपने, तालियां तो अगली पंक्ति पर। मांगता हूं आप सबसे पूरे सदन से कि क्या समझते हैं आप कि इससे घटा इनका सम्मान है? नहीं भाई साहब, दरअसल ये सरासर हमारा अपमान है, उड़ाया गया हमारा उपहास है, क्योंकि इन भ्रष्ट नेताओं से ज्यादा गौरवशाली हमारा इतिहास है। बढ़िया, बब्बा बहुत अच्छे अशोक जी, क्या बात है, जय हो जय हो। क्या सुनता है वृंदावन कि उड़ाया गया हमारा उपहास है, क्योंकि इन भ्रष्ट नेताओं से ज्यादा गौरवशाली हमारा इतिहास है। हम मेरी बच्चियां, मेरी बहनें, मेरी दीदी सब बैठी, एक नाजुक एहसास सौंपता हूं। आप सब गुजरे होंगे या गुजरने वाले होंगे, वो नाजुक एहसास आपके पास तक जूते के माध्यम तक पहुंचे तो आपकी तालियां यहां तक आए कि उड़ाया गया हमारा उपहास है, क्योंकि इन भ्रष्ट नेताओं से ज्यादा गौरवशाली हमारा इतिहास है। हम स्कूल जाते हुए बच्चे की प्रथम चाह बने। हमने पहुंचाया लोगों के पैरों को हमेशा आराम। हम नहीं कभी भी किसी के लिए आह बने। हमने खोजी खेतों के बीच में से भी पगडंडियां, लड़खड़ाते कदमों की हमेशा राह बने। और हम ही थे जो जीजा और साली के मधुर रिश्तों के प्रारंभ के प्रथम गवाह बने। हम ही थे। और फैलाता हूं झोली, मांगता हूं तालियों का वो परमाणु विस्फोट। कविता की 2 प्राण पंक्तियां सौंपता हूं। सिहर जाइएगा तो दोनों हाथ हवा में हो। तालियों का परमाणु विस्फोट देखना चाहता हूं। पूरे देश ने प्यार दिया है, वृंदावन कैसे संभालता देखना चाहता हूं कि हम ही थे जो जीजा और साली के मधुर रिश्तों के प्रारंभ के प्रथम गवाह बने। हमने
सर्दी की चुभन और गर्मी की तपन, तैयार रहना, हमने सर्दी की चुभन और गर्मी की तपन दोनों को बराबर सह के लोगों को उनकी मंजिलों तक पहुंचाया। और जब हम उतरे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के चरणों से, तो अयोध्या का शासन 14 बरस तक हम ही ने चलाया। वाह बाबा, जय हो बाबा, बहुत अच्छा है अशोक जी, क्या बात है बाबा। जब हम उतरे, क्या सुनता है वृंदावन, सैल्यूट करता हूं आप सबको कि जब हम उतरे 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 मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के चरणों से खड़ाऊ की शक्ल लेकर, तो अयोध्या का शासन 14 बरस तक हम ही ने चलाया। और 1.5 मिनट में संभालने जूते का दर्द। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद बिल्कुल नहीं थी जब कभी सम्मेलन प्रारंभ हुआ था कि जब हम उतरे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरणों से, तो अयोध्या का शासन 14 बरस तक हम ही ने चलाया। कि आज़ादी के बाद, एक लंबे संघर्ष के बाद, महात्मा गांधी जी के प्रयास से कहें, अंबेडकर जी के प्रयास से, तमाम संतों के प्रयास से, एक लंबे संघर्ष के बाद मिला दलितों को, पीड़ितों को, शोषितों को, एक लंबे संघर्ष के बाद मिला आप लोगों का प्यार, मंदिरों में प्रवेश कर भगवान के दर्शनों का अधिकार। तो भाई साहब, हमने तो सदियों से बिना किसी स्वार्थ के अनवरत लोगों को मंदिरों की सीढ़ियों तक पहुंचाया। फिर हमारा क्या गुनाह था जो मंदिरों में प्रवेश कर भगवान के दर्शनों का अधिकार हमें आज तक नहीं मिल पाया। बढ़िया बढ़िया बाबा, बहुत अच्छे। माफ करें, शायद ये तालियों की पंक्तियां बहुत लोग असहमत हो सकते हैं। अब आपकी हिम्मत देखना चाहता हूं। तुलसी, ये पीठाधीश्वर बैठे हुए हैं, इनकी उपस्थिति में कहना चाहता हूं कि आप अपने ऊपर भी तालियां बजाने की हिम्मत जुटा पाते हैं कि नहीं। फिर हमारा क्या गुनाह था जो मंदिरों में प्रवेश कर भगवान के दर्शनों का अधिकार हमें आज तक नहीं मिल पाया। तो आप सब भाई साहब, आप सब तर्क देंगे कि हमारे ऊपर थोड़ी सी धूल, थोड़ी सी मिट्टी, थोड़ी सी गंदगी है, इस कारण मना है मंदिरों में प्रवेश और वर्जित खुदा की बंदगी है। तो जो सवाल मेरे सीने में दफन था जाने कब से, चूंकि आज इस ब्रजभूमि में प्रसंग आ गया है, तो बड़ी मासूमियत से पूछता हूं आप सबसे कि थोड़ी सी धूल, मिट्टी और गंदगी के कारण हम बाहर ही सीढ़ियों पर पड़े रह जाते हैं, और आप सब लोग अपने मन में ढेर सारी ईर्ष्या, छल कपट की गंदगी लेकर बड़े आराम से मंदिरों में चले जाते हैं। क्या बात है बाबा, बाबा बाबा, बहुत अच्छे अशोक जी, क्या बात है, जय हो बाबा। बड़े आराम से। और अगली 4 पंक्तियों में व्यंग, वेदना, करुणा, ठहाका, चारों चीज एक साथ आ जाए तो प्यार मिले इस छोटी सी कलम को। जितना अच्छा आप लोगों का IQ है, जितना बढ़िया आप लोग सुन रहे हैं, हो सकता है चौथी पंक्ति मेरी जुबान पे रह जाए, तीसरी पंक्ति से तालियों ठाकों का महोत्सव हो जाए कि आप सब लोग अपने मन में ढेर सारी ईर्ष्या, छल कपट की गंदगी लेकर बड़े आराम से मंदिरों में चले जाते हैं। इस बात का नहीं हमें कोई गिला कि हमें इस जमाने से क्या मिला क्या नहीं मिला। हम सीढ़ियों के बाहर धूल, मिट्टी, गंदगी में जहां पर भी पड़े हैं, कुछ आदमियों के कारण, कुछ आदमियों की नजरों में हम उस स्थिति में भी देवताओं से बड़े हैं। ये बात जूता छाती ठोक कर कहता है, क्योंकि मंदिरों में प्रवेश कर भगवान के दर्शन करते समय अधिकांश लोगों का ध्यान, आप लोग अनुभवी लोग हैं, मैं क्या कविता सुनाऊंगा आप लोगों को, क्या कविता सुनाऊंगा आप लोगों को। अधिकांश लोगों का ध्यान भगवान से ज्यादा हम जूतों पर रहता है, क्योंकि उन सबका मानना है प्रत्येक क्षण प्रति पल कि भगवान के दर्शन आज करो या कल, भगवान तो यही मिलेंगे। अनुभव कितना तेज हाथ हिलाए भाई साहब, आपके चले गए थे क्या? भगवान तो यही मिलेंगे। देखो, समझदार दर्शनार्थी वही होते हैं जो नए जूते चप्पल पहन के अपने परिवार के साथ मंदिरों में जाते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कहां कहां नहीं पहुंचे, हमें तसल्ली और खुशी इस बात की है कि हम कहां कहां पहुंचे। हम लोगों के मकान, लोगों की दुकान, लोगों के कारखाने, लोगों की मिल तक पहुंचे। भाई साहब, हम ही थे जो जिद पर आए तो लोगों के जिगर, लोगों के दिल तक पहुंचे, और जब हम पड़े हिंदुस्तानी सैनिक के पैरों में तो दुश्मनों को खदेड़ने कारगिल तक पहुंचे। मैं देखो किसी पार्टी का आदमी हूं नहीं। अभी मायावती जी ने एक पत्रकार को थप्पड़ मार दी, तो मैंने पत्रकार से पूछा थप्पड़ क्यों मारी? बोले मुझे भी पता नहीं चला, मैंने तो सिर्फ इतना पूछा विधायक दल की बैठक कब है। प्रणाम करना चाहता हूँ। बहुत अच्छा आपने आज हमें आनंद दिया है ठाकुर जी की इस नगरी में। मैं आपको एक जानकारी दे दूँ, मैं भी कवि बनने से पहले महान गायक था। ये बात बहुत कम लोग जानते, कम क्या खाली मैं ही जानता हूँ।
मैं सबरस भाई का एक कॉल आया था कि वृंदावन आना है, मैंने कुछ नहीं पूछा। मैंने कहा मेरे ठाकुर जब मुझे बुला रहे तो फिर आने की क्या बात है। मैं प्रभु द्वारकाधीश की नगरी से आपके बीच में आया हूँ। 2-5 मिनट लूंगा मैं आपका, ज़्यादा समय लूंगा नहीं। इसका इको बंद कर दो बॉस। बिल्कुल। मेरा एक दोस्त है सलीम मफतलाल जी, उसने इको बंद करवा दिया। मैंने कहा इको बंद क्यों करवाया? बोले भाई इको में 3-3 आवाज़ आती है। मैंने कहा कैसे? जैसे हेलो 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 हेलो, सुनील सुनील सुनील। तो मैंने कहा इसमें तुझे क्या तकलीफ? बोले भाई गलती से मुंह से तलाक निकल गया तो? आप हंस रहे हो, मुझे अच्छा लग रहा है। कोरोना के बाद की ये जो जिंदगी है, बोनस की जिंदगी है हमारी, है ना। इस पल को, एक एक पल को झीलना, हमेशा हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, ठहाके लगाते रहना, क्योंकि मैं जानता हूं जो आदमी हमेशा हंसता है, मस्त रहता है, कभी स्वर्ग में नहीं जाता है। अगली पंक्ति छू जाए तो मुझे शुरू कर देना। जो आदमी हमेशा हंसता है, मस्त रहता है, कभी स्वर्ग में नहीं जाता, बल्कि जहां जाता है वहीं स्वर्ग बना देता है। वाह सुनील। मैं आपको कभी नहीं कहूंगा कि ताली बजाओ या दोनों हाथ खड़े करके ताली बजाओ, नहीं बजानी, यहां से फट जाए अपने तो। और मैं इतनी लंबी चौड़ी कविताएं भी नहीं सुनाऊंगा। ये ठाकुर जी का दरबार है साहब। हाँ, आप 56 भोग स्वरूप में यहाँ बैठे हैं और 56 भोग पर एक तुलसी भारी पड़ती है साहब। क्या बात है, क्या बात है सुनील, बहुत अच्छे। बड़े बड़े लोग बैठे हैं, गजलकारा, ये सब। मुझे क्या गजल वजल आती नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने एक बार कोशिश की थी, तो आसिम भाई ने कोने में ले जाकर बहुत पीटा। तब से ऐसी रिस्क उठाई नहीं सर। मैं लंबी चौड़ी कविताएं सुनाऊंगा नहीं। पिछली बार सुनी थी आदरणीय, सामने एक बहुत बड़े अतिथि बैठे हुए थे। मेरी कविता सुन के उनको यहाँ दर्द उठा, 2-4 पंक्ति और सुनाई, दर्द और बढ़ा, फिर और सुनाई तो उनको डायरेक्ट हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ा। मामला निपट गया उसका। जज ने कहा तेरी कविता सुन के वो फ्री हो गया, तुझे फांसी की सजा होगी, अंतिम इच्छा बता। मैंने कहा जज साहब वो अधूरी कविता में चला गया था। मैं आपको पूरी सुनाना चाहता हूं। बोले जाओ बाइज्जत बरी। मां शारदे की वंदना हुई। आज हनुमान जन्मोत्सव है। मेरे बाबा मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेंद्रम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयुक्तम मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपज्ञे। ठाकुर के दरबार में खड़ा हूं। हे चक्र सुदर्शन धारी, तेरा भरोसा भारी, आया शरण तिहारी, रख लीजिए प्रभु लाज हमारी। बैठ गिरिराज शिखर पे, ध्यान रखियो गिरधारी, माथे पर तेरा हर नखरा, तेरे आगे गयन का बछड़ा। खमा ब्रजराज खमा, मौज है तेरी सरकार में, चकाचक है सब। जय जय श्री राधे। जय हो। ठाकुर के दरबार में बैठे चकाचक आनंद लेना, मस्ती लेते रहना साहब। बिल्कुल तनाव पालना नहीं। कश्मीर का, पाकिस्तान का तनाव नहीं पालनी अपने। हैं गुजरात, अपन यहाँ गुजराती बहुत ही आते हैं। गरबा खेलते हैं कि नहीं खेलते? और गरबा में क्या आता है? पावली लेन हूं तो पावागढ़ गई थी, पावागढ़ वाली मने दर्शन दे, नहीं तो मारी पावली पाछी दे। जो गुजराती माता जी से पावली वापिस ले ले, जो गुजराती माता जी तक से चवन्नी नहीं छोड़ रहा, उस गुजराती से वो लोग कश्मीर मांग रहे हैं। बिल्कुल आनंद लेना, अपने ठाके लगाते रहना साहब। मां शारदे की वंदना हुई है ना। आदरणीय दीपिका जी ने मां शारदे की वंदना की। मैं गणेश जी की वंदना करना चाहता हूँ। मेरे इष्ट प्रथम पूज्य देव गणेश को याद करना चाहता हूँ। और यहाँ जितने भी मेरे भक्त लोग बैठे हैं, मैं उन्हें प्रणाम करते हुए वंदना करता हूँ। मफतलाल जी स्वागत सुनील। आप भी वंदना में मेरा साथ दीजिए सर। मैंने मफतलाल में भी काम किया हुआ है सर। वहाँ मुझे पेमेंट बराबर टाइम टू टाइम मिलती थी। प्रणाम करता हूँ। ऐसे ही करना पड़ता है, जब गाते हैं ना सुर मिलाते हैं, मेरे को भी मिलाना पड़ रहा है। लीजिए वंदना। बोल गणेश जी महाराज की। अपनी वंदना खत्म। इससे ज्यादा वंदना अपने को आती भी नहीं है। मैं सही कह रहा हूं, अपन बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं साहब, है ना। अपन ये बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, सब ब्रज के लोग हैं। मेरे भी पूरा मतलब शुरू से ब्रज की एक रंगत हमारे परिवार में जमी हुई है। पिताजी ने बचपन में समझा रखा, बेटा कभी किसी से कोई चीज मांगना तो ऐसे मांगना जैसे अपने बाप की। देवे तो ठीक, नहीं देवे तो कौन से अपने बाप की रहे। और पंडित खाने पीने का पूरा ध्यान रखना।
अपने को तो पूरे राजपाट छोड़ दिया अपने खाने पीने के चक्कर में। खाने पीने का पूरा ध्यान रखना, पहली बार खाए तो ऐसे खाना जैसे दूसरी बार कभी मिलेगा नहीं, और दूसरी बार खाए तो ऐसे खाना जैसे पहले कभी देखा ही नहीं हो। हमारे जो ताऊ जी थे ना भाई साहब, भांग के नशे में 40-40, 50-50 रोटियां खा जाते थे, और हमारी ताई बेचारी रोटी बनाती रहती थी, परेशान थी। तो सर्कस वाले आ गए, ताऊ जी को बोले काम करोगे? बोले काम क्या करना है? बोले रोटी खानी है, कितनी खा सकता है एक बार? बोले 20 खा सकता हूँ। एक बार में 20 खा लेगा? बोले हाँ चलो सर्कस में। 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, और सर्कस वाले शुरू। हमारे बीच में ऐसा आदमी एक साथ 20 रोटी खा सकता है। ताऊ जी आए, 20 रोटी रखी, निपटा दी। 6 से 9 हमारे बीच में ऐसा आदमी एक साथ 20 रोटी खा सकता है। ताऊ जी आए, 20 रोटी रखी, खत्म। 9 से 12 में ताऊ जी गायब। बोले कहाँ गए, ढूंढो इसको। ताऊ जी पीछे बैठे टेंट में, इतना बड़ा टिफिन खोल के। बोले तू यहाँ टिफिन खोल के खाना खा रहा है? शो शुरू हो गया, जल्दी कर। बोले अच्छा, दिन भर काम ही करूं, रोटी भी नहीं खाऊं? सही कह रहा हूं, हमारे यहाँ तो सुनील जी भिखारी तक आने से डरते हैं, है ना। वो दिन में भिखारी आ गया एक बार, और शुरू हो गया, बोले ओ बहन जी, ओ बहन जी। अच्छा, भिखारी का परफॉर्मेंस थोड़ा ढंग से कर नहीं पा रहा हूं, मैंने कभी काम नहीं पड़ा ऐसा। बहन जी ने खिड़की खोली, बोले क्या है? बोले बहन जी थोड़ी सब्जी है क्या आपके पास? बहन जी ने कहा तेरे पास रोटियां है? बोले हाँ है तो सही। बोले घी लग रहा है क्या, बटर? बोले नहीं। ला दे, घी लगा के लाती हूँ। और रोटियां का बंडल अंदर लगे, गेट बंद। लो भाई, तालियों का शोर सम्मिलित हो जाए। गेट बंद। 1 घंटे तक वापस बाहर नहीं आई। दूसरा भिखारी आया, बोले यहाँ क्यों खड़ा है? बोले ऐसे ही। बोले ऐसे ही क्या, तेरी रोटियां ले गई क्या वो? बोले तुझे कैसे पता? बोले 2 घंटे पहले मेरी सब्जी ले गई थी गरम करने। बिल्कुल आनंद लेना साहब। और पीछे तो कुछ लोग ऐसे घूम-सूम बैठे जैसे मैंने उनसे नींबू मांग लिया हो। आनंद लेना साहब। मैं एकमात्र लड़का हूं। अच्छा, ये माताएं बहनें बैठी, मैं आपको प्रणाम करना चाहता हूँ। वाकई में आप बहुत धार्मिक है, ठाकुर जी की नगरी में रह रहे हैं, जहाँ मुझे तो सच कह रहा हूँ, सबके चेहरे में मेरा ठाकुर नजर आता है यहाँ पर। हाय 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 हाय, सही कह रहा वाह हूं। वाह सुनील वाह। ठाकुर मुझे तो सबके चेहरों में नजर आता है, आप सबके चेहरों में, है ना। माताएं बहनें बहुत धार्मिक है आप यहाँ ठाकुर, और आपसे ज्यादा धार्मिक मेरी खुद की सगी लुगाई। इसमें हंसने की जरूरत नहीं है, इन सब की धर्मपत्नी होगी, मेरा सगी है। रोज मंदिर जाती है प्रभु द्वारकाधीश का मंगला करने, नंगे पांव मंदिर जाती है डेली, और आती जब नए नए सैंडल पहन के आती है। एक दिन गांव वाला आ गया, बोले भाई साहब भाभी जी घर पे हैं क्या? मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? बोले मेरी चप्पल नहीं मिल रही है यार। अरे मैंने कहा देखो वो जेंट्स चप्पल पहन के थोड़ी आती है। नहीं, मैं घर से लेडीज पहन के आया था ना। अच्छा, टीवी में उपाय आते हैं, खतरनाक उपाय बताती है। कुंभ राशि की महिलाएं ध्यान दे, आज के दिन अगर भूरे कुत्ते को खीर खिलाएगी तो उनके सौभाग्य में वृद्धि होगी। अब वो रहती है मुंबई में ऊपर 30वें फ्लोर पे, नीचे देखे ढंग से सड़क नजर नहीं आती बहन जी, कुत्ता कहां से नजर आए, और वो भी भूरा। छोरा दिन भर मोबाइल में खेलता है, हैं? जैसे आपने मुझे छेड़ा था मोबाइल के लिए। मैं दिन भर ऑफिस में काम करता हूं, मैं और मेरा बेटा उससे ढंग से नहीं मिल रहा, कुत्ता कहां से मिले, और वो भी भूरा। लेकिन वो धार्मिक पत्नी खीर बनाती है, और शाम को थक कर जब मैं घर आता हूं, आप गलत सोच रहे हो। वैसे आप ठीक ही सोच रहे हो यार। मैं कह रहा हूं, सही कह रहा हूं, मैं बहुत प्रणाम करना चाहता हूं। अच्छा, इनका दिमाग देखना, इतना खतरनाक दिमाग होता है। मैं अपने खुद के लड़के के लिए लड़की देखने गया, खुद के। तो एक बार तो लड़के को साथ में लेके नहीं जाते ना, देखते घर परिवार कैसा है, अगर पसंद आया तो फिर लड़के को ले जाते हैं। तो मैं अकेला गया, तो लड़की की माँ बाहर आई और मुझे देखकर रपट के वापस अंदर घुसी, और छोरी को बोली बाहर मत जाना। बोले क्यों? बोले यही छोरा 20 साल पहले मुझे भी देखना आया था।
अरे मैंने कहा जगदम्बा मेरे लिए नहीं आया मैं। इनका दिमाग मतलब शादी के 4 दिन बाद जब पत्नी ने मुंह धोया तब मैंने उसकी शक्ल ढंग से देखी। मैंने उससे कहा ब्यूटी पार्लर का नंबर दे, कृष्ण ने तेरा ये मेकअप किया था, बहुत अच्छा मेकअप किया है, मैं उसे गिफ्ट देना चाहता हूँ। उसने नंबर दिया, मैंने उसको गिफ्ट दिया, वो भी खुश हो गई। उसने गिफ्ट खोला तो आईफोन। बोले क्या बात है, आईफोन मिला मुझे। जैसे ही आईफोन का डब्बा खोला तो नोकिया का बटन था उसमें। बोले ये क्या मजाक की मेरे साथ। मैंने कहा शुरुआत किसने की। मैं प्रणाम करना चाहता हूँ, मैं एकमात्र लड़का हूँ साहब मेरे गांव का, छोटे से गांव का रहने वाला। बम्बई चले गए कमा खाने के लिए, ये अलग बात है, लेकिन मैं छोटे से गांव का साहब। मैं बता दूं, मैं अपने गांव का एकमात्र लड़का हूँ जो लगातार 4 साल तक 8वीं बी का मॉनिटर था। इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मैं सही कह रहा हूँ, इंटेलिजेंट। मैंने 8वीं क्लास में साइंस बायोलॉजी में बीकॉम कर ली थी। मेरा मूल सब्जेक्ट था प्राथमिक उपचार, फर्स्ट एड। गुरुजी ने बताया बेटा किसी के सांप काट खाए तो जहां सांप ने काटा उससे 2 इंच ऊपर एक सूती कपड़ा लेके कस के बांध देना। हमारे गांव में एक बुढ़िया को सांप ने काट खाया, यहां ताली नहीं बजेगी जब तक सांप हटेगा नहीं यहाँ से। मैंने 2 इंच ऊपर सूती कपड़ा लेके कस के बांध दिया। डायरेक्ट पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई, सांप जहरीला नहीं था, मौत तो दम घुटने से हुई है इसकी। बताया गुरुजी ने, बेटा कोई पानी में डूब रहा हो तो उसे बाहर निकालो, उसे उल्टा लेटाओ, उसके पेट में ऐसा प्रेशर करो, उसका नाक बंद करो, उसके मुंह में से पानी निकलेगा तो बचेगा। हमारे गांव में कुएं में डूब रहा था आदमी, लोगों ने कहा निकालो। मैंने कहा रुक जाओ रे भाई। बोले क्यों? मैंने कहा रुको, लंबा प्रोसीजर है भाई। बोले क्या लंबा प्रोसीजर है? मैंने कहा बाहर निकालना पड़ेगा, लेटाना पड़ेगा, पेट दबाना पड़ेगा, नाक बंद करना पड़ेगा, मुंह में से पानी निकलेगा तब बचेगा। मेरे भाई तो निकाल तो सही इसको। अरे मैंने कहा बेवकूफो, पहले इसमें पानी भरने तो दो पूरा। निकाल के करेंगे क्या साहब? ये पाकिस्तान की टेंशन पालता नहीं सर। मैं राजस्थान के एक छोटे से गांव में फिजिकल टीचर था, फिजिकल एजुकेशन टीचर। 7वां वेतन आयोग लग गया और हमारी तनख्वाह 70,000 रुपये हो गई। 35,000 सावधान की, 35,000 विश्राम की। और जब से ये बड़े लोग मुझे बुलाने लगे हैं, मुझे 70,000 विश्राम की मिल रही है सर। और आप जानते हो हम अध्यापकों का राष्ट्रीय खाद्य पदार्थ कौन सा है? खैनी। 15 अगस्त के दिन बैठा था, संचालक ने बुला लिया, सुनील जी हमारे बीच में बैठे, 2 शब्द कहेंगे, लेकिन मुझे तलब लग गई। ये जितने मेरे ठाकुर जी बैठे, ध्यान लेना, मजे लेना आप। बैठा हुआ था, संचालक ने बुलाया, मुझे तलब लग गई, मैंने भाषण भी दे दिया और खा भी लिया। मैंने कहा भाई और बहनों, मेरे प्यारे बच्चों, हमारा देश इस कागज की पुड़िया की तरह है जिसका ऊपर का हिस्सा कश्मीर पाकिस्तान तोड़ लेना चाहता है और अपने में मिला देना चाहता है, लेकिन यह सफेद हिमालय सी चोटी सा कश्मीर चुना सदा भारत में ही रहेगा। यह यहां से वहां नहीं जाएगा। रही छोटी मोटी समस्या जैसे आतंकवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, सर ताली मत बजाओ, उड़ जाएगी। उसको तो ये चुन चुन के निकाल लेंगे। पाकिस्तान क्या है उसको चिमटी में दबा देंगे। हमारी शक्ति देखकर विश्व दंग रह जाएगा और दाता तले उंगली दबा देगा सर।